नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। आज हम बात करेंगे, क्या भारतीय मीडिया को ओम्बुड्समैन की जरूरत है? क्या किसी ऐसे लोक प्रहरी की जरूरत है जो मीडिया के अंदर, चाहे वो चैनल हो, अखबार हो, कुछ भी हो, मीडिया का कोई भी हिस्सा हो, उस पर नजर रखे, उस पर निगरानी रखे, सलाह दे और जरूरत के हिसाब से कार्रवाई की अनुशंसा भी करे। बहस का यह विषय इसलिए थोड़ा प्रासंगिक आज बन गया है क्योंकि हाल में देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर की किताब बियॉन्ड द लाइन्स में ये चीज़ें एक हद तक रिकमेंड की गई हैं, एक सुझाव के स्तर पर आई हैं कि भारतीय मीडिया में ओम्बुड्समैन की जरूरत है। हालांकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं, लेकिन ओम्बुड्समैन की बात उन्होंने शिद्दत के साथ रेखांकित की है। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव, जो बीबीसी के भारत में संपादक रह चुके हैं। हमारे साथ हैं देश के जाने माने स्तंभकार बीजी वर्गीज साहब, हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार हिना व्यास और स्वयं हमारे साथ कुलदीप नैयर साहब मौजूद हैं। हम इन चारों मेहमानों से इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं इस विषय से जुड़ी एक छोटी सी चित्रकथा। मीडिया पर नियमन और नियंत्रण हो या ना हो, बहस का ये पुराना विषय है। इस मामले को लेकर जानकारों के बीच काफी तकरार है, लेकिन विवाद इस बात को लेकर भी है कि आखिरकार नियमन का तरीका क्या हो। कुछ लोग एक गाइडलाइन भर रखना चाहते हैं जिसके दायरे में मीडिया काम करे, तो मीडिया पर निगरानी रखने वाले निकाय के पक्ष में भी आवाजें उठती रहती हैं। कई लोग इस पक्ष में हैं कि एक ही निकाय के जरिए, यानी एक केंद्रीय बॉडी के तहत मीडिया पर नजर रखी जाए, तो कुछ लोग प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अलग अलग संस्था के जरिए निगरानी चाहते हैं। एक तरीका यह भी सुझाया जाता है कि हर मीडिया समूह के पास अपना ओम्बुड्समैन हो जो खबरों पर नजर रखे। कई देशों में इस तरह के प्रयोग चालू हैं। भारत में भी एक दो अखबारों ने इसे अपनाया, लेकिन इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया। मीडिया समूह के भीतर निगरानी करने वाली संस्था के पक्ष में ये कहा जाता रहा है कि इससे रूटीन रिपोर्टिंग पर निगरानी ज्यादा आसान होगी, किसी बाहरी दबाव का एहसास भी नहीं होगा और सेल्फ रेगुलेशन भी ज्यादा कारगर हो पाएगा। लेकिन सेल्फ रेगुलेशन को कई लोग ये कहकर खारिज कर रहे हैं कि सनसनी बेचने वाला मीडिया इसे अपनाता नहीं है। उनके मुताबिक एक केंद्रीय निकाय से ही मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि सेल्फ रेगुलेशन के फ्लॉप शो को दुरुस्त किया जा सके, सीमा लांघने वाले मीडिया समूह पर कार्रवाई हो सके, गलती के लिए एक जैसे हर्जाने की व्यवस्था हो पाए। गाइडलाइन तय करने की दिशा सुप्रीम कोर्ट की पहलकदमी से पत्रकारों का एक बड़ा समूह नाखुश है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एनबीए, बीईए, एडिटर्स गिल्ड और प्रेस काउंसिल जैसी संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही? क्या इसी वजह से मीडिया की आजादी, निगरानी और नियंत्रण को लेकर बहस अब भी लगातार जारी है? दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। संजीव, बात की शुरुआत हम आपसे करते हैं। कुलदीप नैयर साहब की किताब जो आई है अभी बाजार में हाल में, बियॉन्ड द लाइन्स, इस किताब के अंत में जो परिशिष्ट हैं उसमें एक जगह इंडियन मीडिया के सिनेरियो पर, आज के परिदृश्य पर उन्होंने टिप्पणियां की हैं। उन्होंने एक बात कही है कि भाई ओम्बुड्समैन जो है, बड़े हाउसेज कम से कम मीडिया के जो हैं, जो अखबार हैं, चैनल हैं, उनको होना चाहिए उसमें। लेकिन आपने देखा कि इस तरह के प्रयोग पहले हुए थे और बड़े हाउसेज द्वारा हुए थे, लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हुए। कई बार मिजरेबली फेल किए कुछ हाउसेज में। आपका क्या अनुभव है? देखिए, पहले जो ओम्बुड्समैन एक दो बड़े समाचार समूह में, खासकर सबसे बड़े समाचार पत्रों के समूह ने नियुक्त किया था, तो वो उस समय एक ज़्यादा प्रतिस्पर्धा का जो युग था, उसका दूसरे बड़े अखबार से जो कंपटीशन चल रहा था, वो उसमें एक और ज़्यादा मार्केटिंग गिमिक की तरह से इस्तेमाल हुआ था। और उस समय एक जो आजकल उसके मुख्य प्रभारी हैं, सब करता धरता हैं, वो उस समय नए नए आए थे, अमेरिका से पढ़ के लौटे थे शिक्षित होके, तो उनके दिमाग में कुछ नए आइडियाज़ इंट्रोड्यूस करने की बातें थीं, तो उस समय वो आया। लेकिन जब तक ओम्बुड्समैन कामयाब नहीं हो सकता किसी भी समाचार मीडिया समूह में, जब तक उस मीडिया समूह के मालिक, प्रबंधक स्वयं उसके प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध नहीं हो, जब तक वो खुद कमिटेड नहीं होंगे उस आइडिया के प्रति। दूसरा विषय ये हो गया कि जैसे जैसे पूरा मीडिया एक तरह से पूंजीपतियों के हाथ में आता जा रहा है, सब बड़े समूह आज किसी न किसी बड़े उद्योगपति के पास हैं, तो उसमें तो इसकी प्रासंगिकता और बन जाती है। कुलदीप नैयर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं, चूंकि आपने एक पुराने विचार को नए सिरे से उठाया है, ये ओम्बुड्समैन
जो काफ़ी हद तक भारतीय मीडिया में यह प्रयोग विफल हो चुका है, जिससे मीडिया कर्मी ही नहीं बल्कि मीडिया के जो बाहर से खड़े लोग जो उसको देखने वाले हैं, उसकी समीक्षा करने वाले हैं, वो भी काफ़ी निराश हुए थे। तो क्या ऐसा है कि आज आपको लगता है कि इस संस्था को फिर से जीवित किया जा सकता है, इसको रिलेवेंट बनाया जा सकता है? देखो, मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक अखबार में इसको किया गया था, एक अंग्रेजी का अखबार था जिसमें के पुराने सुप्रीम कोर्ट जज को लगाया गया था, और लेकिन वो जो मालिक ने उसकी सिफारिश को नहीं माना। मेरा ख्याल है कि ये लोकपाल जब आएगा, जिसको के ओम्बुड्समैन कह रहे हैं, उसका ज़रूर कुछ ना कुछ लीगल फ्रेमवर्क, मतलब कि ऐसे नहीं जैसे कि हम कहीं, मैंने जैसे कहा कि बड़े बड़े अखबार जो हैं या बड़ा बड़ा मीडिया हाउस होना चाहिए, तो उसकी जो सैंक्शन है सिर्फ ये नहीं कि भाई हाँ वो रखो ना रखो, ये उसका कंपल्सरी होना चाहिए अगर उसकी आमदनी इतनी बड़ी है या सर्कुलेशन इतनी बड़ी है। तो इसलिए जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं और तरह की बात कर रहा हूँ, और उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं माननी चाहिए। जी, आप एक ऐसे अखबार में काम करती रही हैं लंबे समय तक जिसमें एक रीडर्स एडिटर नियुक्त किया गया, जो लोक प्रहरी या ओम्बुड्समैन इसके पहले नियुक्त किया गया एक दूसरे बड़े अखबार में अंग्रेजी के, उसमें भी मालिकों ने ही नियुक्त किया। आपके यहाँ भी मालिकों ने या प्रकाशकों ने ही नियुक्त किया। सवाल यह है कि अगर इस तरह का मैकेनिज्म है, इस तरह का तंत्र है जिसे स्वयं प्रकाशक, मालिक, ओनर वह नियुक्त कर रहे हैं, तो उनकी ऑब्जेक्टिविटी, उनके निष्पक्ष ढंग से काम करने की उनकी क्षमता क्या प्रभावित नहीं होती है? नंबर एक। नंबर दो, आपके यहाँ जो रीडर्स एडिटर है वो कुल मिलाकर स्पेलिंग देखना, कहाँ क्या गलत हो रहा है अखबार में, वो देखता था। उसने ये नहीं देखा कि मालेगांव की रिपोर्टिंग आपके यहाँ कैसी हो रही है या कश्मीर के बारे में कोई रिपोर्ट्स कैसी आ रही हैं, ये उसने नहीं देखा। नहीं, देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो आइडिया था कि एक रीडर्स एडिटर अपॉइंट किया जाए, एडिटर मिस्टर एन राम ने खुद ये डिसीजन लिया था, तो उसमें बहुत अच्छी बात थी। मगर देखिए वो पहले हमारे यहाँ हिंदू के एम्प्लॉई थे, तो एक वो थी कि वो इंडिपेंडेंट तो थे, मगर एक वो अलग बात होती है जो कल एम्प्लॉई हों, आज एक वो इंडिपेंडेंट रीडर्स है। और दूसरा आपने कहा कि स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, वो जरूरी काम है, वो भी जरूरी काम है, वो ज़रूरी काम है। मगर जहाँ खबर ही बिल्कुल गलत हो जाए या खबर बाद में पता लगे पूरी बायस्ड है, उस तरह की करेक्शंस हमारे यहाँ हिंदू में नहीं हुई। और ये हम जब मैं हिंदू में काम करती थी तो काफ़ी हमारे कॉलीग्स वगैरह ये महसूस करते थे, और उनको ये भी मालूम था, कई शख्सों ने उनको बताया कि हमने ऐसे ऐसे चिट्ठी लिखी रीडर्स एडिटर में जो नहीं छपी। तो मीडिया की टोटल अकाउंटेबल ना रहे, ये तो गलत बात है। अब इसका क्या मैकेनिज्म होगा, ये विषय की चर्चा की बात है। वर्गीस साहब, आपने लंबा सफ़र तय किया है मीडिया में, बहुत नज़दीक से चीज़ों को देखा है। आपका क्या अनुभव है? क्या भारत में जो मीडिया का विस्तार हुआ है, एक बड़ा विकास हुआ है, उसका बड़ा रोल आया है, इसमें कोई दो राय नहीं, उसने अच्छा रोल भी अदा किया है, लेकिन उसकी जवाबदेही को लेकर उस पर सवाल हैं। बहुत सारे सवाल तरह तरह के फोरम से उठ रहे हैं आज। ये जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या ओम्बुड्समैन जैसी कोई संस्था भारत जैसे देश में, जहां लोकतंत्र की जड़ें अभी मजबूत होनी बाकी हैं, क्या एक रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, मैकेनिज्म हो सकता है? मेरे ख्याल में पहले बात यह है कि एडिटर को वापस ले आना चाहिए। आजकल कई अखबार में एडिटर तो है नहीं, नाम से है मगर काम से नहीं है। वो ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, मैनेजर साहब है एडिटर। दूसरी बात है, मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से मीडिया के पावर बहुत बढ़ गया मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी घट गया। मेरे ख्याल में, मेरे मित्र एडिटर्स गिल्ड में वगैरह मानते नहीं, मगर ज़रूरी है कि कुछ रेगुलेशन होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है कि लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में रेगुलेशन क्यों, डेमोक्रेसीज में होते नहीं। ये गलत बात है। अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, फ्रांस में है, सारी जगह में, इंडिया में नहीं है, खास टेलीविज़न के लिए। और प्रेस काउंसिल नीड्स टू बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड। कुलदीप नैयर साहब, मैं फिर आपसे जानना चाहूँगा, बीजी वर्गीस साहब ने एक बड़ा सवाल उठा दिया कि ओम्बुड्समैन की बात, लोक प्रहरी की बात भारतीय मीडिया में, ये तो बात की बात है, ज़रूरत है संपादक नाम की संस्था की वापसी की। क्या आपको लगता है कि भारत के मीडिया जगत में ओम्बुड्समैन या सेल्फ रेगुलेशन के कोई मैकेनिज्म
के अलावा एक बड़ी जो जरूरत है संपादक नाम की संस्था का सक्रिय होना, उसका प्रभावी होना? ये मैं मानता हूँ, जॉर्ज ने जो कहा, एडिटर के नाम वाली चीज़ तो रही नहीं, कम नहीं बल्कि रही नहीं। कोई कहीं शायद एक दो अखबारों में हो तो हो, क्लासिकल काइंड का हमारे वक्त का एडिटर, अब तो है नहीं। लेकिन बात यह है कि 99% और 99% से भी ज़्यादा जो अखबार हैं एक ही फैमिली के हैं, वही फैमिली एडिट करती है, वही फैमिली ओन करती है और वही फैमिली चलाती है। तो फिर वो एडिटर जो होगा, चाहे वो बाहर से आपने रखा, लेकिन वो तो वही कहेगा ना जो उसको तनख्वाह देता है। तो इसलिए इसका मतलब कि सारा स्ट्रक्चर ही आप बदलें। मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर बदलते आपको पॉसिबल नहीं होगा इतना। यही कर लीजिए कि उसमें ओम्बड्समैन एक आ जाए अंदर, तो फिर शायद वो कुछ ना कुछ, क्योंकि उसके कुछ ड्यूटीज़ होंगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उसको एक जैसे मैंने कहा एक लीगल रूप दिया जाएगा, तो शायद कुछ हम रिट्रीव कर सकें। मैं नहीं कहता कि बिल्कुल सही है, लेकिन और कोई मुझे हल नजर नहीं आया। हम कुलदीप नैयर साहब की इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि इन एक छोटे से विराम के बाद। संजीव, ये बात सही है कि जो बड़े जो एडिटर्स या एक बड़े तेवर का एडिटर जो सीधा हस्तक्षेप करे संपादकीय मामलों में, बाहर का हस्तक्षेप न हो, एक आदर्श स्थिति है। लेकिन जब इंडस्ट्रियल जो घराने हैं, जो अखबार निकालते हैं, जो मीडिया का अगर कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है, अर्थतंत्र में नई तब्दीलियां हुई हैं, भारत का समाज वैसा नहीं रहा जैसा आज से 30 साल पहले था, तो मीडिया में उसका रिफ्लेक्शन होना अवश्यंभावी है। आज कोई मीडिया को अगर मिशन समझता है और वो कहता है कि नहीं मिशन होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा सपना है लेकिन हकीकत नहीं है। वर्गीस साहब ने बिल्कुल एक लेवल पे सही कहा कि जो एडिटर्स बखूबी अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं वो वर्चुअली अपनी अपनी संस्थाओं के मालिक प्रकाशक ही बन चुके हैं। मतलब वहाँ पे मालिक पीछे चला गया है, उसने उन्हीं को सुपुर्द कर दिया ये काम भी कि आप कॉमर्स भी इस मैगजीन का या इस अखबार का सही चलाइए। तो उसके दिमाग पे भी संपादकीय पक्ष से ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रशासनिक और जो कॉमर्स वाला पक्ष है वो हावी रहता है। दूसरी बड़ी समस्या जो अब आई है, बिल्कुल सही बात है, समाज में जो भी विकृतियाँ होंगी या बदलाव होंगे, मीडिया भी उसका एक हिस्सा है, तो मीडिया में भी वो नज़र आएंगे, प्रशासन में भी, राजनीति में भी, सभी चीज़ों में। लेकिन मीडिया में ये कहना आसान है कि मीडिया मिशन नहीं है, अब व्यवसाय है। बिल्कुल सही है और होना भी चाहिए, लेकिन किस कीमत तक और किस हद तक व्यवसाय होगा मीडिया, ये एक बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि आम व्यवसाय नहीं बन सकता, ये तेल की मिल नहीं बन सकती, ये अनाज की मंडी नहीं बन सकती, ये कोई और फैक्ट्री नहीं बन सकती मोटर कार बनाने वाली। तो क्योंकि आप बहुत एक ज़बरदस्त दायित्व की भूमिका निभा रहे हैं, आप कितने भी बड़े कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, लेकिन आपका दायित्व एक सीमा तक सीमित है, इसमें बिल्कुल अलग है। तो अब चिंता का विषय ये है, अगर देश के दो सबसे प्रमुख उद्योग घराने, देश के दो सबसे बड़े टेलीविजन चैनल्स के एक तरह से पीछे से उनके हाथ में डोर आ गई है और कंट्रोल आ गया है, तो वो जो एक पूरी कई दूसरी तरह की चर्चा छिड़ गई है, कंपटीशन कमीशन, कितनी मोनोपोली अलाउ होनी चाहिए कि नहीं, तो उसमें ओम्बुड्समैन भी उस मालिक का लगाया हुआ कितना कर पाएगा। तो बिल्कुल वर्गीस साहब से मैं वहाँ भी सहमत होऊंगा कि ठीक है, हम एज जर्नलिस्ट बिल्कुल विरोध करेंगे, अंतिम दम तक करेंगे, झंडे उठा के लड़ेंगे कि साहब नहीं, हम बाहर से किसी किस्म का हस्तक्षेप नहीं, हमारी सरकार के क्रेडेंशियल्स भी ऐसे हैं कि हम उनका हस्तक्षेप मंजूर करते हुए घबराएंगे। लेकिन मुद्दा यह है कि एक बैलेंस्ड हस्तक्षेप की आवश्यकता है मीडिया में। वर्गीस साहब, देखा जाता है कि अखबार में या चैनल पर एक एंकर या एक पत्रकार किसी को भी कुछ भी कह देता है। कई बार होता है कि न्यायालय का निर्णय आने से पहले मीडिया में निर्णय दे दिया जाता है कि वो भ्रष्ट है, वो अधम है, वो देशद्रोही है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की शिकायतें केवल मीडिया के अंदर के लोगों की नहीं है, बाहर के लोगों की भी हैं? इसके लिए प्रेस शिकायत एक आयोग की बात है, प्रेस कंप्लेंट कमीशन की बात है। लोगों का कहना है कि प्रेस काउंसिल
चाहे जितनी उसकी शिक्षा हो नए चेयरमैन की, लेकिन वो बेहतर नहीं काम कर सकता क्योंकि उसके पास कोई दांत नहीं है, कोई नाखून नहीं है। ऐसी स्थिति में एक मीडिया कमीशन हो जो मुकम्मल ढंग से इन चीज़ों को देखे, क्या आपको लगता है एक नया प्रयोग करने की जरूरत है? ब्रॉडकास्टिंग के बात अलग है, प्रिंट का अलग है, क्योंकि एक ऑडियो विजुअल है, दूसरा सिर्फ प्रिंट है। जब प्रसार भारती बना था उसके साथ दो बिल थे। एक था प्रसार भारती बिल जिसमें एक कंप्लेंट्स बोर्ड भी था, दूसरा बिल अलग से प्राइवेट सेक्टर के लिए ब्रॉडकास्ट बिल आया था जिसमें एक ब्रॉडकास्ट कमीशन या किसी नाम से रखा गया था। बाद में कहा गया और मैं भी कहा कि ब्रॉडकास्टिंग के लिए दो प्रेस कंप्लेंट्स बॉडीज नहीं रख सकते, क्योंकि ये कुछ कहेंगे वो कुछ कहेंगे, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, ये गलत है, एक होना चाहिए। तो इसलिए वो ब्रॉडकास्ट कंप्लेंट्स कमीशन जो प्रसार भारती के, इसको रद्द कर दिया और कहा था कि जब दूसरा बिल आएंगे ऐसे बनाएंगे ताकि एक कंप्लेंट्स कमीशन ब्रॉडकास्टिंग के लिए प्रसार भारती और प्राइवेट चैनल्स को देखेंगे। पर वो ब्रॉडकास्ट बिल हम इंतज़ार करते रहे इतने साल से, अब तक वो आया नहीं, मालूम नहीं कब आएंगे। अब आवाज़ है कि कोई कमीशन या रेगुलेशन नहीं वो होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये गलत है। ये सारा बहुत सारे एंकर्स जो है वो बहुत अनप्रोफेशनल है। वो जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर है। वो माफ़ी होता है, वो क्या कहते हैं, वो मैजिस्ट्रियल जी बात ऐसे करते हैं कि आप यूर इन द डॉक। प्रिंट में प्रेस काउंसिल जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन गलत है और जो कुछ रहा धीरे धीरे वो सब निकल गया, क्योंकि ये जितना नॉमिनेशंस है वो दूसरे संस्थे से आते हैं जी और कहा जाता है कि आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर आपको प्रेस काउंसिल जैसे कहा कि उसका पावर्स क्या है, अगर इसको दांत दिया, अब एक कोर्ट ऑफ ऑनर है, वो कोई ट्रायल कोर्ट नहीं है, सज़ा नहीं दे सकते, सिर्फ इसको छापो। कंटेम्प्ट वो शायद पावर वो ले सकते अपने हाथ में। अगर वो पनिशमेंट दिया तो वो इससे अपील होगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब जो प्रेस काउंसिल का वर्डिक्ट है फाइनल है, यहाँ से कोई अपील नहीं। अगर इसको प्यूनिटिव पावर दिया तो इट विल बिकम अ सबऑर्डिनेट कोर्ट, सेशंस कोर्ट जैसे, वहाँ से हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से वहाँ तक, तो कोई इसको मानेंगे नहीं, कहेंगे अगर कोर्ट में जाना है तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए। कुलदीप नैयर साहब जी सर, आपने अपनी नई किताब में चर्चा की है कि बहुत सारी जो प्रेस की समस्याएं हैं, मीडिया की समस्याएं हैं, उसके लिए एक प्रेस कमीशन फिर से बनाया जाना चाहिए। हाँ, जो आज़ादी के बाद अपने देश में बना था और जिसके रिकमेंडेशन पर भारत की प्रेस काउंसिल बनी। मेरा ये कहना है, और मीडिया में इस पर बहुत डिबेट हो चुकी है, खासकर सुप्रीम कोर्ट जब से गाइडलाइन पर विचार कर रहा है, कि प्रेस कमीशन या सरकारी स्तर पर इनिशिएटिव लेकर बनाया गया कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रेस की, मीडिया की जो मौजूदा समस्याएं हैं उनको प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर सकता। इसमें सर मेरा सवाल पूरा हो जाने दे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई प्रेस कंप्लेंट कमीशन हो, एक प्रेस शिकायत आयोग हो या मीडिया आयोग हो, जिसमें मीडिया के, इंडस्ट्री के, सिविल सोसाइटी के, जुडिशरी के और सरकार के भी प्रतिनिधि हों, लेकिन उसका गठन इस तरह से किया जाए कि सिर्फ सरकार का उसमें से न रहे, उसका चयन में, प्रतिनिधियों को लेने में उसका से न रहे केवल। देखिए, ये दोनों चीजें अलग हैं। मैंने ये नहीं कहा आइदर और। प्रेस कमीशन जो है इसलिए नियुक्त होनी चाहिए कि जब से आज़ादी मिली सिर्फ दो ही, एक तो इमरजेंसी के बाद हुई और एक पहले हुई, इसलिए। और जब बनी उस वक्त टेलीविजन था ही नहीं। अब टेलीविजन का रोल क्या होना चाहिए, और क्या एक अखबार या एक मालिक के पास इतना होना चाहिए कि टेलीविजन भी है, रेडियो भी है, अखबार भी है, फिल्म सिटी भी है, क्या क्या है। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं ये सोचनी चाहिए कि जो आपने कंप्लेंट कमीशन वो होनी चाहिए, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन एक बात जो आपने बड़ी गलत कही, ओम्बड्समैन मैं एक नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ हर अखबार कोई पर्टिकुलर रेवेन्यू के ऊपर या सर्कुलेशन के ऊपर, टेलीविजन ऐसा ही उसमें हर एक में हो,
और वो जो है वो नियुक्त कोई एक पैनल बने जिसमें से वो चुना जाए और उसकी जो रिकमेंडेशंस है वो मानी जाए, उसमें वो पीछे कोई ना कोई उसकी लीगल पावर हो। नीना जी, ऐसे दौर में जब पत्रकारों की नियुक्तियां ही स्वयं पारदर्शी नहीं हैं, एक जमाना था जब टाइम्स ऑफ इंडिया में, बीबीसी में, ऑल इंडिया रेडियो में, हर जगह एक पारदर्शी ढंग से नियुक्तियां हो रही थी और होती थी निश्चित रूप से। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज के दौर में जब पारदर्शिता नहीं है नियुक्तियों में, ऐसे में ओम्बुड्समैन की पारदर्शिता कैसे होगी नियुक्ति में? यही प्रॉब्लम है, ओम्बुड्समैन कौन बनेगा और कौन बनाएगा उसको। और वो पावर्स बेशक हों, मगर अगर हर अखबार में अपना बनना है तो वो हर अखबार के मालिक एक तरह से मैनूवर करके वो अपनी पसंद का आदमी ले आएंगे, ला सकते हैं। मतलब ये, मगर जैसे कुलदीप साहब ने कहा एक पैनल बना, वो इंडिपेंडेंट तरीके से बना, उसमें से आप चुन लीजिए, वो एक अलग बात है। मगर मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कमर्शलाइजेशन न्यूज़ का हुआ है, जब मैं 40 साल पहले जब जर्नलिज्म मैंने ज्वाइन किया तो हमारे न्यूज़ एडिटर ये कहते थे कि 19 का 20 मत कहिए जी। कोई भी खबर हो 19 को बढ़ा चढ़ा के 20 मत करिए। बेशक आपको अगर पूरी तरह से सारे फैक्ट्स या 20 का, आजकल क्या है, क्योंकि सर्कुलेशन बढ़ाने की वजह से हर न्यूज़ एडिटर कह रहा है कि कोई खबर आप लाते हैं न्यूज़ रूम में तो वो कहते हैं इसको स्पिन दे दीजिए, अंग्रेजी में स्पिन दे दीजिए, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके, ताकि वो किसी ना किसी तरह एक सेंसेशनल न्यूज़ बन जाए या पहले पन्ने पे आ जाए वो खबर। ये चल रहा है। और टेलीविज़न का तो है ही है टीआरपी रेटिंग्स, कि आप किसी भी खबर को थोड़ा सा ट्विस्ट करके, सेंसेशनल करके, तो ये चीज़ें बहुत, जो क्रेडिबिलिटी है प्रेस की, एक ज़माने में कोई चीज़ छप के आ जाए टाइम्स ऑफ इंडिया में या स्टेट्समैन में या हिंदू में कि स्टेट्समैन ने छाप दिया, ये बिल्कुल ठीक होगा। आजकल वो बात नहीं है, कई खबरें बिल्कुल गलत शलत छपती रहती हैं। लेकिन नीना जो सवाल उठा रही हैं संजीव, ये बड़ा, इसमें दो इसके पहलू हैं। एक तो ये कि अगर हम मान लो सेल्फ रेगुलेशन के लिए कोई फोरम की बात करते हैं, जो बहस का विषय आजकल है, वो एक बड़ा बृहत्तर इशू है, बड़ा इशू है। लेकिन सवाल ये उठा रही हैं कि न्यूज़ रूम में जो हो रहा है वहाँ जो बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म नहीं है, ईमानदारी नहीं है और साथ साथ समझदारी भी नहीं है, तो इसका हल तो मुझे लगता है लोकल स्तर पर मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को एड्रेस करना पड़ेगा। और उसके लिए ज़रूरी होगी नियुक्तियों में पारदर्शिता, प्रशिक्षण और साथ साथ जर्नलिज्म के प्रति कमिटमेंट। वो कहाँ से आएगा, वो कौन पैदा करेगा, कहाँ से कोई सेल्फ रेगुलेशन या रेगुलेशन वो कैसे निकालेगा? मैं कह दूं इसके साथ जुड़ा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। पहले क्या था, अब मैं अगर 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट में हूं तो मैं अपना स्पिन दे के स्टोरी, ताकि मेरी पेज 1 में छप जाएं तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाए, उसमें मेरा एक इंटरेस्ट आ जाता है एक जर्नलिस्ट। संजीव, इस पर कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से फिर भी ये मानना है कि ये खबरों को स्पिन देना या थोड़ा उनको क्या कहें सेक्स अप कर देना, थोड़ा ज़्यादा उसको अट्रैक्टिव बना देना कि ज़्यादा मनोरंजक लगे, पढ़ने में रोचक लगे, थोड़ी सी उसमें झूठ का ही पुट आ जाए, चलता है, ये छोटा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा है कि जब देश के सबसे बड़े रसूखदार अगर औद्योगिक घराने, जो हमने देखा एक लेवल पे, जो कि उस मुर्डॉक साहब का तो इतना बड़ा कोई औद्योगिक घराना नहीं, वो तो टोटल मीडिया टाइकून ही उनका औद्योगिक घराना था। लेकिन अगर जब रियली बिग टाइकून्स आपके मीडिया को कंट्रोल करेंगे तो उसके बाद किस तरह की विसंगतियां इस सिस्टम में आ सकती हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो 2012 ने थ्रो अप किया है। राडिया टेप्स के बारे में, और हाल में जो सब बड़े चैनल्स में स्टेक सबसे बड़े उद्योगपतियों का है, आप सबको मालूम है, नाम कोई बड़े-बड़े अखबारों ने उस पर लिख चुके हैं। ऐसे दौर में आखिर जो हम लोगों का मूल प्रश्न है, ओम्बुड्समैन की बात हो, सेल्फ रेगुलेशन की बात हो या किसी भी फोरम की बात हो, है कि मीडिया में न्यूज़ रूम कैसे समझदार हो, कैसे बेहतर हो, कैसे प्रोफेशनल हो। तो संपादकीय विभाग की धाक, जिसे धाक कहते हैं, वो जब तक वापस नहीं आएगी, संपादक नाम की संस्था का जब तक प्रोएक्टिव रोल नहीं शुरू होगा, प्रोफेशनलिज्म जब तक नहीं बढ़ेगा, चमक तमक तो बहुत है, लेकिन जो न्यूज़ के प्रति एक प्रोफेशनल एटीट्यूड है वो कहाँ से आप पैदा करेंगे? इसके लिए क्या होना चाहिए? पहले जर्नलिज्म एक मिशन था, अब कॉमर्स वो बन गया। कोई अपने इस्तीफ़ा देने को तैयार नहीं है और सैलरीज इतना बढ़ गए, जब शुरू करते हैं 25,000 से लेके और तब एडिटर का कितने लाख महीने तक। नहीं, महंगाई भी बढ़ी है। अब नए बच्चे जो आ रहे हैं बहुत कम उनको पैसे मिलते हैं, वो तो जी नहीं सकते दिल्ली जैसे शहर में, जो खासकर बिल्कुल नए बच्चे हैं। मैं ये तो नहीं मानते, इतने हैं, इतने ज़्यादा है कि इसके लालच में आ गए कई लोग, सब नहीं, कई लोग। दूसरा, एडिटर
आप कानूनी तौर से एडिटर इज़ फाइनली रिस्पॉन्सिबल। जो कुछ छापा, विज्ञापन, तस्वीर, कार्टून, प्रिंटेड, सब के रिस्पॉन्सिबिलिटी एडिटर के ऊपर है। एडिटर पहले एक विज्ञापन को निकाल सकते हैं, एडिटोरियल को निकाल सकते हैं, मैंने किया है। आज मुझे लगता है ये नहीं करते, इसलिए द कैरेक्टर ऑफ द एडिटर must be changed and under law it must be strengthened and can be done. कुलदीप नैयर साहब, मैं आपसे ये आखिरी सवाल इस चर्चा का जानना चाहता हूं आपसे कि जो एक मूल चिंता का विषय है, चाहे विजय वर्गीय साहब हों, संजीव या नीना, सभी ये कह रहे हैं कि ठीक है, रेगुलेशन के जरिए, सेल्फ रेगुलेशन हो या जो भी हो, उसके जरिए हम बहुत सारी चीज़ों की वापसी तो कर सकते हैं, लेकिन असल सवाल है न्यूज़ रूम में समझदारी कैसे बढ़ाई जाए। उसके अंदर जो तकनीकी विकास हमारा हुआ है, जो चमक दमक आई है मीडिया में, जो विस्तार विकास हुआ है, उसकी क्वालिटेटिव जो उसको बेहतरी लानी है उसमें, वो कैसे लाई जाए। संपादकीय जो गरिमा है उसकी धाक कैसे बढ़ाई जाए, ये जो मसला है, आपको क्या लगता है इसके लिए क्या मैकेनिज्म होना चाहिए? देखिए, मैकेनिज्म से पहले तो मैं चाहता हूँ ये सोचना कि आज जो है अखबार या टेलीविज़न जो दोनों हैं, ये अब एक इंडस्ट्री हो गई और जो उससे निकलता है वो एक प्रोडक्ट हो गया। जैसे आप किसी फैक्ट्री में से निकालते हो तो आज उसकी चमक धमक सिर्फ पैकेज में है। उसकी चमक धमक ये है कि जैसे बिके, क्या स्टैंडर्ड हो, क्या उसका ईथास हो, क्या उसकी आइडियलिज्म, वो खत्म हो गई ना। अब तो है बेचना है, और बेचने के लिए जो भी हथकंडे हो करो। इसलिए अखबार जो है या टेलीविज़न, वो बात बन नहीं सकती जब तक कि ये दिल में नहीं आएगा कि ये भी इंडस्ट्री नहीं है। जैसे जॉर्ज ने कहा कि मिशन है, मिशन हुआ करता था, लेकिन आज तो एक ये कि भाई जैसे कोई ब्रश निकलता है नया या तेल निकलता है, उसी तरह ये तो इंडस्ट्री हो गई। लेकिन सर मैं माफ कीजिएगा, आपको मैं बीच में रोक रहा हूं। ऐसी निराशाजनक तस्वीर से आखिर मीडिया के इन सवालों का हल नहीं निकलना है। हम इसे मिशन की तरफ नहीं ले जा सकते, इसे प्रोफेशन के तौर पे ही लेना पड़ेगा और इसमें ही बेहतरी का रास्ता चुनना होगा। प्रोफेशन ही रखो, लेकिन मैं समझता हूं प्रोफेशन, लेकिन प्रोफेशन का ये मतलब थोड़ा है कि तजारत करो। प्रोफेशन का ये मतलब है कि पेड न्यूज करो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे पास बिल्कुल वक्त खत्म हो चला है, लेकिन आप लोगों ने आज की चर्चा में जो सवाल उठाए बहुत अहम हैं, और मुझे लगता है कि भारतीय मीडिया में जो सवालात हैं, जो समस्याएं हैं, वो जरूर निराशाजनक तस्वीर पेश करती हैं, लेकिन इसके समानांतर एक आशा की तस्वीर भी है, एक विश्वास की तस्वीर है। वो ये कि मीडिया का बेहतर विकास हो रहा है, बेहतर विस्तार हो रहा है। सवाल केवल है कि इस मात्रात्मक विकास में गुणात्मक विकास के लिए, क्वालिटेटिव डेवलपमेंट के लिए एक सही रास्ता, सही रणनीति चुनना, और वो तभी होगा जब न्यूज़ रूम की जो पवित्रता है, उसकी जो पारदर्शिता है, उसकी जो समझदारी है, उसकी जो ईमानदारी है, उसका जो कमिटमेंट है, उसकी वापसी हो। भारतीय मीडिया के लिए यह एक यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब मीडिया कर्मियों को ही खोजना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।